Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum everyone. This is Dr. Kokab Manzoor and today we are going to discuss what is the concept of multiplier. ये मल्टीप्लायर का क्या कॉन्सेप्ट है और ये किस तरह से इफेक्ट करता है डिफरेंट मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को। तो हम कंजम्पशन मल्टीप्लायर या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, सेम ही कॉन्सेप्ट है। पहले हम समझ लेते हैं कि मल्टीप्लायर होता क्या है। मल्टीप्लायर का सिंपल सा कॉन्सेप्ट जैसे कि नाम से जा रहा है, कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी अ चेंज इन स्पेंडिंग वेदर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। इनिशियली जो चेंज हम कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर, दैट विल ब्रिंग अबाउट अ मोर और मल्टीपल चेंज इन दी नेशनल इनकम। ठीक है, कि यानी कि अगर फर्ज करें किसी मुल्क के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 रुपए से बढ़ा दिया है, तो उसका जो इम्पैक्ट आएगा नेशनल इनकम के ऊपर वो 1 रुपए से ज्यादा का आएगा। सो दैट विल बी मोर देन दैट इनिशियल चेंज। सो दिस सरप्राइजिंग रिजल्ट इज कॉल्ड एज मल्टीप्लायर इफेक्ट, क्योंकि वो मल्टीपल इफेक्ट क्रिएट कर देता है, इसलिए हम उसको मल्टीप्लायर कहते हैं। ठीक है, मैं इसको दोहरा देता हूँ कि यानी कि अगर आपने किसी मुल्क में कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी है, लेट सपोज 100 बिलियन से, ठीक है, या बढ़ गई है 100 बिलियन से, तो उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो नेशनल इनकम पे वो 100 बिलियन का नहीं आएगा, बल्कि 100 से ज़्यादा आएगा। मीन मल्टीपल टाइम आएगा, 200, 300, 400, या शायद इससे भी ज़्यादा। ठीक है, सिंस द इफेक्ट ऑफ दैट इनिशियल चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन इज मल्टीपल, having a multiple effect on the national income, that is what we call as multiplier effect. So change in the national component of the total spending leads to the larger change in the GDP. So that multiplier determines, अब ये हमें बताएगा कि यार कितना चेंज आएगा इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो उससे कितने मल्टीपल चेंज नेशनल इनकम के ऊपर आ सकता है, वो हमें ये मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट से पता चलेगा। तो ये बात तो तय होगी कि अगर हम 1 रुपया इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो उसका इफेक्ट मल्टी नेशनल इनकम पे ज्यादा दफा आएगा, मल्टीपल टाइम आएगा। अब कितने मल्टीपल आएगा ये हमें मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट से ही पता चल जाएगा कि इसका इम्पैक्ट कितना आएगा। तो फर्स्ट इसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास वो है चेंज इन द रियल जीडीपी। ठीक है, चेंज इन वाई जिसको हम कहते हैं चेंज इन द रियल जीडीपी डिवाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट या स्पेंडिंग, जो भी आप ले लें। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी स्पेंडिंग ही हो रही होती है मुल्क के अंदर, तो चाहे गवर्नमेंट की तरफ से हो रही हो, चाहे इंडिविजुअल की तरफ से हो रही हो, प्राइवेट कंपनीज की तरफ से हो रही हो। सो वेन एवर वी आर स्पेंडिंग मनी इन द इकोनॉमी दैट विल हैव दी मल्टीपल इफेक्ट ऑन दी नेशनल इनकम। ठीक है, सो व्हेन इन्वेस्टमेंट टेक प्लेस इन अ कंट्री द नेशनल इनकम राइजेस मेनी टाइम्स ऑफ इट्स ओन साइज। अच्छा, अब ये सवाल ये पैदा होता है कि यार ये होगा कैसे। मतलब अगर मुल्क के अंदर $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है, तो नेशनल इनकम जो है वो 200, 300, 400 बिलियन कैसे बढ़ गई। अगर बढ़ना ही है तो 100 बिलियन बढ़े ना। अब ये लॉजिकल क्वेश्चन जहन में आता है। अब देखें, इसमें एक बड़ा आसान सा एक कॉन्सेप्ट है। मैंने पहले भी कई वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आपने भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, कि द इकोनॉमिक्स में कहते हैं द एक्सपेंडिचर ऑफ वन पर्सन इज द इनकम ऑफ अनदर पर्सन। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑफ वन पर्सन इज द इनकम ऑफ अदर पर्सन। जब एक बंदा खर्च करता है तो एक्चुअली दूसरे की इनकम होती है। मिसाल के तौर पे आप स्टूडेंट्स हैं, आप जब फीस देते हैं यूनिवर्सिटी को, तो आपका एक्सपेंडिचर है, वही पैसे यूनिवर्सिटी की क्या बन जाती है, इनकम बन जाती है। ठीक है, अब वो यूनिवर्सिटी क्या करती है, उन्हीं पैसों से टीचर्स को सैलरी दे देती है। ठीक है, तो वो टीचर्स की इनकम बन जाती है जो उनका एक्सपेंडिचर था। तो जो फीस उन्होंने फीस की मद में, सैलरीज की मद में जो पैसे, सॉरी सैलरीज की मद में जो पैसे उन्होंने टीचर्स को दिए, वो एक्सपेंडिचर हो गया यूनिवर्सिटी का, और वही पैसे टीचर्स की सैलरी हो गई, यानी इनकम हो गई। अब वो टीचर्स क्या करेंगे, वही पैसे लेकर दुकान पे जाएंगे, डिफरेंट शॉप्स पे जाएंगे, अपने मतलब है कि कपड़े, जूते, दवाइयाँ, घर का राशन जो भी खरीदना है उन्होंने, ठीक है, तो वो उनकी एक्सपेंडिचर हो जाएगा और वो बहुत सारे लोगों की इनकम बनती चली जाएगी। अब एक्चुअली वही फीस थी जो आपने दी थी, लेट सपोज वो 100 मिलियन बनती है पूरी यूनिवर्सिटी की फीस, वही जो है वो आगे यूनिवर्सिटी ने खर्च कर दी, यूनिवर्सिटी से आगे टीचर्स के पास आई, टीचर ने खर्च कर दी। तो इट विल हैव अ मल्टीपल इफेक्ट। तो आप देखें कि कितने ही लोगों की इनकम बढ़ गई है उसकी वजह से। तो व्हाट इज द नेशनल इनकम, नेशनल इनकम इज दी टोटल इनकम ऑफ ऑल द आउटपुट। तो जब हम इसी तरह इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप वो देखें, एक तो प्रोडक्शन बढ़ रही होती है। ठीक है, वो प्रोडक्शन जब बढ़ती है तो उससे क्या होता है कि नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो, जब इन्वेस्टमेंट हो रही है तो नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, अब लोगों के पास इनकम आ रही है, अब वो पैसे लेके लोग दोबारा मार्केट में जाते हैं, चीज़ें खरीदते हैं। तो आप इस तरह से करके वो पैसे फिर दोबारा जो है वो सप्लायर के पास या प्रोड्यूसर्स के पास जा रहे होते हैं। तो मल्टीपल टाइम वो पैसा जितना ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा होता है, उतना ही ज़्यादा वो इनकम बढ़ रही थी। तो ओवरऑल जीडीपी में भी इंक्रीज आ रहा होता है, और जो हमारी इनिशियल स्पेंडिंग है तो वो उसके उसमें मल्टीपल टाइम इंक्रीज आता है। तो अब ये कितने टाइम आ सकते हैं, मिसाल के तौर पे अगर हमने 300 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की और 900 बिलियन हमारा जो है वो नेशनल इनकम बढ़ गई, तो हम उसको 900 डिवाइड बाई 300 करेंगे उसी फार्मूले में पुट करके, तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब है कि इस मुल्क के अंदर जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो 3 है। तो नेक्स्ट टाइम हम जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे या यानी कंजम्पशन बढ़ेगी,
तो 1 रुपये से बढ़ेगी तो उसका 3 रुपये का इफेक्ट जो है वो नेशनल इनकम पे आएगा। 100 से बढ़ेगी तो 300 के बराबर इफेक्ट आएगा। और ये ऑब्वियसली चेंज होता रहता है, लेकिन बहरहाल ये एक जनरल फॉर्मूला है जो हम यूज़ करते हैं। अब इसको ज़रा हम थोड़ा तफसील से देख लेते हैं, टेबल की मदद से भी समझ लेते हैं। फर्ज कर लेते हैं ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है $100 बिलियन की हुई किसी मुल्क के अंदर, ठीक है। तो अब वो अज्यूम कर लेते हैं कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जी हम जो है वो क्या कर रहे हैं, हम रोड्स बनाएंगे इन 100 बिलियन की, ठीक है। मोटरवेज बनेंगी मुल्क के अंदर। अब जाहिर है गवर्नमेंट खुद तो नहीं बनाएगी, वो ऑब्वियसली किसी को न किसी को बड़ी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देगी, ठीक है। तो हमने वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दिया ABC कंपनी को, ठीक है, या गवर्नमेंट ने दिया, और उसको उन्होंने 100 बिलियन दे दिए कि जी ये आपने रोड्स बनाने हैं इतने, पूरे मुल्क के अंदर इतने 1000 किलोमीटर मोटरवे बनाना है, ठीक हो। अब जाहिर है उनको कैश में तो पैसे देगी नहीं, वो पैसे उनको जाहिर है अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब वो जो अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे तो वो पैसे कहाँ जाते हैं, वो पैसे चले जाते हैं बैंक में। अब बैंक क्या करता है, बैंक उसका एक सर्टेन परसेंटेज अपने पास रखता है और बाकी सारा वो कंज्यूम कर देता है, मतलब है कि आगे लोन में दे देता है, ठीक है। और अगर हम इसको यूं कर लें, इस तरह भी कर लें तो भी आपको समझ आ जाएगी। और अगर हम यूं कह लें कि जी जो कंपनी ने को 100 मिलियन मिले थे, उसने जाहिर है उसमें जो भी खर्चा किया, और, क्या कहते हैं, मटेरियल खरीदा, लोग लाए, मशीनें लाए, सारा कुछ किया, और टोटल उसका खर्चा जो है वो लेट सपोज 90 मिलियन हो गया। बाकी 10 मिलियन जो है या 10 बिलियन उसकी सेविंग होगी, ठीक हो गया। अब वो जो 90 मिलियन उसने सेव खर्च किए थे, जाहिर है दैट एक्सपेंडिचर ऑफ वन पर्सन वॉज द इनकम ऑफ सो मेनी अदर पीपल्स, ठीक है। वो आगे लोगों के पास चले जिनसे मशीन ली थी, उनको पैसा दिया, जिनसे सीमेंट, सरिया, रेत या बाकी असफाल्ट वगैरह जो कुछ भी उन्होंने लिया था रोड बनाने के लिए, तो जिन जिन कंपनी से माल लिया था उनकी इनकम बढ़ गई है, ठीक है। अब उनकी इनकम जब बढ़ी है तो उनके पास जो पैसे हैं उन्होंने उसका 10% जो है वो, सॉरी 90% कंज्यूम कर दिया आगे। उनसे लेट सपोज उन्होंने आगे कुछ चीज़ें खरीदी होंगी, माल वगैरह, ठीक है। तो वो 81 बनता है। और बाकी 9 मिलियन अपने लिए ये सेव कर लिए, ठीक है। इसी तरह वो जो 81 मिलियन इन्होंने खर्च किए थे वो आगे ज़रा किसी पे खर्च किए हैं, किसी से कुछ माल खरीदा होगा, या हो सकता है जाके कोई कपड़े जूते खरीदे हैं, कुछ भी खरीदा है, ठीक है। वो जिन कंपनी से जिन शॉप से खरीदा उनकी इनकम बढ़ गई है। एंड सिमिलरली फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी ज़्यादा जब पैसे उनके पास आएंगे तो उन्होंने आगे खर्च करने होते हैं। हर बंद जब जिस बंदे के पास भी पैसे आते हैं तो जाहिर सी बात है उसका कुछ पोर्शन वो खर्च करता है, कुछ पोर्शन वो सेव कर देता है। तो अज्यूम कर लेते हैं कि 90% वो कंज्यूम कर देते हैं और 10% वो सेव करते हैं। सो दिस इज हाउ द प्रोसेस कीप्स गोइंग ऑन, ठीक है। तो आप देखें ये कम होते 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 जब ये नील हो जाएगा तब ये जाके ये सर्कल खत्म होगा। अब चूंकि जाहिर है लोग कंटिन्यूसली खर्च करते रहते हैं, आगे इनकम आती रहती है, तो ये सर्कल रुकता तो नहीं है, लेकिन सिर्फ ये समझाने के लिए कि 100 बिलियन जाके रुकेंगे कहाँ पे, 1,000 बिलियन पे। तो जो 100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई थी ये मिलियन की, उसने कितनी इनकम क्रिएट कर दी, 1,000 बिलियन की। क्यों, क्योंकि MPC यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, वो 0.9 है, ठीक है। इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है MPC के साथ। हमने इससे पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है MPC क्या होता है, MPS यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो इसका एक फार्मूला यूं भी लिखा जाता है, 1/1 - MPC। मैं इधर लिख देता हूँ, 1/1 - MPC। ये फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं मल्टीप्लायर कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो MPC यहाँ पर क्या है, 0.9, ठीक है। यानी कि जितनी भी आपके पास इनकम आ रही है उसका 0.9 जो है वो आप कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और 0.1 आप उसका सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 1 - 0.9 यानी 0.1 हो जाएगा। और इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, 1/1/MPS, क्योंकि MPC और MPS जो है वो बहुत, MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी भी मैंने वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है, वो आप फिर देख लीजिएगा। तो अगर आपको MPS और MPC का कॉन्सेप्ट नहीं है तो वो अलग से वीडियो है, आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बहरहाल कंक्लूड करते हैं सारी बात को कि मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट क्या है, नाम से जाहिर है कि जब हम कुछ कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे, स्पेंडिंग बढ़ा देंगे इकोनॉमी में, तो उसका मल्टीपल इफेक्ट होगा नेशनल इनकम के ऊपर, ठीक है। तो अब हमने ये न्यूमेरिकली भी देख लिया कि अगर हम 100 बिलियन इंक्रीज करते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है वो तकरीबन 1,000 बिलियन तक जा सकता है, अगर MPC हमारा 0.9 है। अगर MPC 0.8 है तो फिर जाहिर है इससे कुछ कम आएगा, लेकिन बहरहाल वो भी एटलीस्ट 100 से तो ज़्यादा ही होगा, ठीक हो गया। तो आई होप कि अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको समझ आ गई है तो दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। जज़ाकल्लाह खैर।